जय हिंद विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए शालाएं खोली जा रही हैं। तत्संबंध में आदेश भी प्रसारित हो गया है। अभी कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2-2 दिन विद्यालय में बुलाया जाएगा और 5 अगस्त से कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी भी शाला आ सकेंगे। तो विद्यार्थियों, शाला आने के पश्चात विद्यालय में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी, इसके संबंध में स्कूल एसओपी जारी की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अर्थात एसओपी यानी दिशा निर्देश हम सबके लिए प्रसारित किए गए हैं। और गत वर्ष भी जब 21 सितंबर 2020 से संपर्क कक्षाएं प्रारंभ हुई, तब भी यह एसओपी जारी की गई थी। वर्तमान में चूँकि विद्यालय खोले जा रहे हैं, तो विद्यार्थियों, ये हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम कोविड-19 संक्रमण से स्वयं का बचाव करते हुए तथा अपने परिवार का भी बचाव किस तरह कर सकते हैं, इसलिए इस एसओपी का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए आज के इस कालखंड में हम एसओपी की मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, ये आप देख रहे हैं एसओपी पृष्ठभूमि और संदर्भ दिया हुआ है कि कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूल आने की अनुमति देने के समय कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न सामान्य एवं विशिष्ट एहतियाती उपायों की रूपरेखा दी गई है। तो इनमें कौन कौन से मुख्य उपाय हैं? सामान्य निवारक उपायों में विद्यालय और संबंधित छात्रावास, चूँकि छात्रावास भी खोले जा रहे हैं, इसलिए वहाँ के समस्त स्टाफ जैसे कि शिक्षक, लिपिक, भृत्य, ड्राइवर, सफाई कर्मी और विद्यार्थियों को छात्रावास खुलने के 2 माह के अंदर कोविड का टीका लगवाना संबंधित संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी होगी। द्वारा विद्यालय और संबंधित छात्रावास के स्टाफ और विद्यार्थियों का समय समय पर रैंडम आधार पर कोविड का टेस्ट कराया जाएगा। इन उपायों का पालन सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में और सभी स्थानों पर हर समय किया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम स्वयं कोविड-19 के संक्रमण से बचें तथा अपने परिवार को भी बचा पाएं। इसलिए इस एसओपी का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा। इस हेतु विद्यालय आने के बाद तथा विद्यालय से बाहर भी हमें कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। साथ ही फेस मास्क का भी अनिवार्यतः पालन करना होगा और हाथों को बार बार साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। विद्यालय में साबुन और पानी उपलब्ध है, तो हम बार बार हाथों को साबुन से धोएंगे। जहाँ साबुन उपलब्ध नहीं है, तो हम अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र का उपयोग कम से कम 20 सेकंड तक के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए। श्वसन शिष्टाचार में क्या आता है कि खांसते छींकते समय टिश्यू पेपर या रूमाल से नाक और मुंह को ढकना, अगर दोनों ही नहीं है या हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हम कोहनी से नाक और मुंह को कवर कर सकते हैं। उपयोग के बाद टिश्यू का सही ढंग से निस्तारण करना, सभी के द्वारा अपने स्वास्थ्य की निगरानी करना और किसी भी बीमारी पर जल्द से जल्द रिपोर्ट करना और थूकना सख्त वर्जित होगा। विद्यालय परिसर में तथा बाहर भी यहाँ वहाँ थूकना वर्जित है। साथ ही यह भी सलाह दी गई है कि आरोग्य सेतु ऐप को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लें और उसका उपयोग भी करें। सभी विद्यालयों जिनमें कक्षा 9 से 12 विशेष रूप से निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। विद्यालयों के लिए भी इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब ऑनलाइन कक्षाएं आपकी जैसी चल रही हैं, ये चलती रहेंगी। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक आधार पर उनके शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय आने की अनुमति होगी और ऐसा उनके माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति के आधार पर हो सकेगा। तो विद्यार्थियों,
आपको अपने माता पिता से एक निर्धारित प्रारूप में सहमति पत्र लिखवाकर विद्यालय में जमा करना होगा और इस सहमति पत्र के आधार पर ही आपको विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही विद्यालय आना स्वैच्छिक है, यह सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं है। जो नहीं आना चाहते हैं वे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। विद्यालय खोलने से पहले विद्यालयों के लिए निर्देश हैं कि कंटेनमेंट जोन के बाहर के विद्यालय खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में निवासरत विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो कंटेनमेंट जोन अर्थात जहां पर कि कोविड-19 के केस हैं, तो ऐसे कंटेनमेंट जोन के विद्यार्थियों को शाला नहीं आना चाहिए, ना ही कंटेनमेंट जोन में हमको जाना चाहिए। गतिविधियों को फिर से शुरू करने से पहले सभी शिक्षण या डेमोन्स्ट्रेशन संबंधी कार्यक्षेत्र जैसे कि प्रयोगशाला और अन्य सामान्य उपयोग वाले क्षेत्रों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से साफ किया जाएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के पास दूर शिक्षा या वर्चुअल कक्षाओं में भाग लेने या माता पिता की अनुमति से स्वैच्छिक आधार पर भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का विकल्प होगा। आप चाहें तो ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं, विद्यालय आना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर आपको भौतिक रूप से विद्यालय में अपने शिक्षकों से संपर्क करना है तथा उनसे समझना है तो आप विद्यालय आ सकते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे से हर समय 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे। इसके अनुसार गतिविधियां और बैठने की योजना तय की जाएगी। विद्यार्थियों की सुरक्षा और शारीरिक दूरी के प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। असेंबली और खेल यानी ऐसी गतिविधियां जिनमें भीड़ इकट्ठा हो सकती है, उन पर रोक रहेगी। विद्यालय द्वारा राज्य हेल्पलाइन और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आदि के नंबर को विद्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा। किसी भी आपात स्थिति के दौरान हम इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। स्विमिंग पूल इत्यादि जिन विद्यालयों में हैं, ये बंद रहेंगे। गतिविधियों की योजना और निर्धारण। चूंकि सभी कर्मचारी जो उच्च जोखिम पर हैं, यानी अधिक उम्र वाले कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी और कर्मचारी जिन्हें खराब स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया हो, उन्हें विद्यार्थियों के सीधे संपर्क में आने की आवश्यकता वाले किसी भी फ्रंट लाइन में काम पर नहीं लगाया जाएगा। ये अधिकारियों के लिए है। ये पहले की तैयारियां। स्कूलों के खुलने के बाद प्रवेश स्थान यानी एंट्री पॉइंट पर प्रवेश पर अनिवार्य हाथ की स्वच्छता यानी सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही प्रवेश और निकास के लिए एक से अधिक गेट का इस्तेमाल किया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि परिसर में केवल एसिम्प्टोमेटिक व्यक्तियों, जिनमें शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी भी शामिल हैं, अर्थात जिनमें कोरोना के लक्षण ना हो, को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यदि किसी को सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि है तो उसे विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और निकटतम स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाएगा। इसी तरह पार्किंग स्थल, गलियारे और लिफ्ट में भौतिक दूरी मानदंडों का पालन करते हुए उचित भीड़ प्रबंधन किया जाएगा। आगंतुकों का प्रवेश सख्ती से विनियमित या प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के अलावा अन्य व्यक्तियों का विद्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाना चाहिए या बहुत आवश्यक होने पर ही उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए। स्कूल परिसर के भीतर कमरों और खुली जगहों पर मार्गदर्शन गतिविधियों का संचालन, जैसे कि कुर्सी, डेस्क आदि के बीच में 6 फीट की दूरी हो और इस तरह से बैठने की व्यवस्था की जाए। मार्गदर्शन गतिविधियों के दौरान स्टैगरिंग की जाएगी, अर्थात कक्षा में पर्याप्त भौतिक दूरी बनाए रख पाने और कक्षा के कीटाणु शोधन को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों और शिक्षकों हेतु अलग अलग टाइम स्लॉट तय किए जाएंगे। एक ही समय पर विद्यार्थियों की भीड़ ना हो, इसलिए अलग अलग टाइम स्लॉट तय किए जाएंगे। अलग अलग कालखंडों के लिए आपको अलग अलग समय पर बुलाया जाएगा। शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षण और मार्गदर्शन गतिविधियों के संचालन के दौरान वे स्वयं और छात्र मास्क पहने रहेंगे। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों जो हमारे लिए अनुकरणीय है कि विद्यार्थियों के बीच नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, पानी की बोतल आदि जैसी वस्तुओं को साझा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो यह कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक है कि हम परस्पर किसी भी प्रकार की सामग्री का लेन देन ना करें। साथ ही अपनी पानी की बोतल घर से लेकर आएं। कार्यशालाओं, प्रयोगशालाओं में कौशल आधारित प्रशिक्षण का संचालन।
प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक गतिविधियों के लिए प्रत्येक कालखंड में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या रिडिजाइन स्थान और शेड्यूल के आधार पर नियत की जा सकती है। मतलब प्रयोगशालाओं में जितना स्थान है उसके अनुसार विद्यार्थियों को वहां प्रवेश दिया जाएगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि उपकरणों को कीटाणु रहित किया गया है। विशेष रूप से अक्सर छुई जाने वाली सतहों को उपयोग से पहले और बाद में सैनिटाइज करना जरूरी होगा। उपकरण वर्क स्टेशन पर काम करने के लिए प्रति व्यक्ति 4 वर्ग मीटर का फर्श क्षेत्र सुनिश्चित करें। ये कार्यशालाओं के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति प्रशिक्षण के उपरांत उपकरण का उपयोग करने से पहले और बाद में अपने हाथों को साफ करें। सामान्य क्षेत्रों में गतिविधियां जैसे पुस्तकालय, मेस, कैंटीन, कॉमन रूम, व्यायामशाला, यहाँ पर भी 6 फीट की दूरी बनाए रखी जाएगी। हर समय मास्क का प्रयोग करना होगा। और अगर परिसर के अंदर कैफेटेरिया या मेस की सुविधा है तो वह बंद रहेगी, यानी आपको अपना लंच भी घर से लेकर आना होगा। अगर संस्था द्वारा परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है तो बस या अन्य परिवहन के साधनों में समुचित भौतिक दूरी रखी जाएगी। साथ ही परिवहन वाहनों का 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के उपयोग से सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। फर्श की दैनिक सफाई होगी। शौचालयों में साबुन और अन्य सामान्य क्षेत्रों में हैंड सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में रखे जाएंगे। कक्षाओं की शुरुआत से पहले और दिन के अंत में सभी क्लासरूम और प्रयोगशालाओं, लॉकर, पार्किंग क्षेत्र, अन्य सामान्य क्षेत्रों की बार बार छुई जाने वाली सतहों जैसे कि दरवाजों के नॉब, लिफ्ट बटन, हाथ रेल, कुर्सियां, बेंच, वॉशरूम आदि की सफाई की जाएगी और उनका कीटाणु शोधन यानी सोडियम हाइपोक्लोराइट से उन पर स्प्रे किया जाएगा। शिक्षण सामग्री जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर आदि का सैनिटाइजेशन 70% अल्कोहल वाइप्स के द्वारा किया जाएगा। सभी पीने और हाथ धोने के स्टेशनों, वॉशरूम तथा शौचालय की गहरी सफाई सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे कक्षाओं और कार्य स्टेशनों और अन्य सामान्य क्षेत्रों में रखे गए अलग अलग कवर किए गए बिन में इस्तेमाल किए गए फेस कवर या मास्क को डिस्पोज करें। इन्हें 3 दिनों के लिए डिब्बे में ही संग्रहित रखा जाए। तत्पश्चात इन्हें काट कर या कतरन करके सूखे सामान्य ठोस अपशिष्ट के रूप में निपटान किया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों से विद्यार्थियों को किसी भी सफाई गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाए। जोखिम संबंधी जागरूकता का संचार। स्कूल छोड़ते समय और अपने खाली समय में विद्यार्थी इकट्ठा ना हो या सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता पैदा की जाए। विद्यार्थियों, शासन ने स्कूल खोल दिया है, लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम परस्पर दूरी बनाए रखकर कोविड-19 के प्रसार को रोकें। इसलिए खाली समय में आप अपने सहपाठियों से भी उचित दूरी बनाकर रखेंगे। कोई छात्र, शिक्षक या कर्मचारी बीमार है तो उन्हें स्कूल नहीं आना चाहिए। इस संबंध में आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। तो जरा सा भी अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है तो हमें विद्यालय नहीं आना है। साइको सोशल स्वास्थ्य सुनिश्चित करें कि चिंता और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए नियमित परामर्श की व्यवस्था की जाए। अंतिम प्रश्न इसमें कहा गया है, छात्र, शिक्षक, कर्मचारी द्वारा लक्षणों जैसे बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई के मामले में SOP का पालन किया जाना। क्या करें जब किसी का स्वास्थ्य खराब हो और उनमें इस तरह के लक्षण हो? तो बीमार या बीमारी के लक्षण वाले व्यक्ति को एक अलग कमरे में या क्षेत्र में रखें जहां वो दूसरों से अलग थलग हो। इस संबंध में माता पिता या अभिभावकों को तत्काल सूचित करें। ऐसे रोगी मास्क या फेस कवर पहनकर अलग थलग रहें। निकटतम चिकित्सा सुविधा यानी अस्पताल या क्लिनिक को तुरंत सूचित करें। राज्य या जिला हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार यह जो SOP राज्य शासन द्वारा जारी की गई है, सभी विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए तथा अभिभावकों के लिए इसका पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने कोविड-19 की दूसरी लहर में बहुत ही विकट परिस्थितियों का सामना किया है। हम में से बहुतों ने अपने परिजनों को खोया है। तो वापस ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, इसलिए इस SOP का कड़ाई से पालन करेंगे तथा विद्यालय आकर के अपनी कठिनाइयों का निवारण अपने शिक्षकों से प्राप्त करेंगे तथा मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने सहपाठियों से भी इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय वस्तु के साथ। नमस्कार, जय हिंद।